Hello everyone, a very good morning to all of you. Welcome again to our Vidya Vihar family. So we are back again with the third lecture of the day that is based on daily current affairs. तो आज जो हम लोग यहाँ डिस्कस करने वाले हैं 19 अगस्त 2020 के कुछ एक इंपॉर्टेंट न्यूज को डिस्कस करेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए रेलेवेंट है। और जैसे कि मैंने कल प्रॉमिस किया था कि आज से आपका सारा लेक्चर टाइम पे आएगा, तो आपको तीनों के तीनों लेक्चर 9 बजे से पहले मिल जाएंगे। इससे पहले ऑलरेडी आपका डेली करंट अफेयर्स जो कि एमसीक्यू बेस्ड आता है वो आ चुका है, फिर द हिंदू एडिटोरियल वोकैब वो आ चुका है, और ये हमारा तीसरा लेक्चर ये भी मैं डाल चुका हूँ। सो जिन लोगों ने अभी तक जाके उन लेक्चर को नहीं देखा है, जाके उसे भी देख सकते हैं और अपना सजेशन बता सकते हैं, सजेशन दे सकते हैं क्या आपको और उसमें चेंज चाहिए। सो आई होप कि आपको वो सब लेक्चर पसंद आ रहा हो तो जल्दी से जल्दी हमारे चैनल को लोगों तक शेयर करें और सब्सक्राइब भी कर दें अगर आपने अभी तक नहीं किया हो तो। चलिए चलते हैं लेक्चर क्यों। जस्ट फॉर द इंफॉर्मेशन, कोरोना केस में यूएसए टॉप पे बना है, ब्राजील सेकंड पे, इंडिया थर्ड पे 27 लाख केस के साथ ये थर्ड पे बना हुआ है। और इंडिया में अगर देखें तो डिसीज की संख्या हो गई है 53,000, और ये बहुत बुरी बात है कि एक दिन में लगभग 1099 केस बढ़ चुके हैं। इंडिया में महाराष्ट्र टॉप पे बना हुआ है 6 लाख केस के साथ, तमिलनाडु 3.5 लाख केस के साथ सेकंड पे, आंध्रा 3.06 लाख के साथ थर्ड नंबर पे बना हुआ है। न्यूज की ओर चलते हैं तो ये है हमारा द हिंदू न्यूज़पेपर का फर्स्ट पेज। और हाँ, इस न्यूज में हम लोग डिस्कस करते हैं इस लेक्चर में न्यूज फ्रॉम द ऑल इंडिया रेडियो, पीआईबी एंड द हिंदू। तो चलिए, ये एक न्यूज है, ये काफी अच्छा न्यूज आया गया है। पीआईएल दायर किया गया था सुप्रीम कोर्ट में कि क्योंकि आरटीआई लागू नहीं होता हमारे पीएम केयर फंड पे, तो उसी को लेके पीआईएल दायर किया गया था क्यों ना हम पीएम केयर के फंड को एनडीआरएफ फंड में ट्रांसफर कर दें, जो कि कैग के अंदर भी रहेगा और उसका आरटीआई उस पर लोग डाल सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको नकार दिया है। क्या सुप्रीम कोर्ट ने अपना जस्टिफिकेशन दिया है वो हम लोग आगे डिस्कशन में देखते हैं। ये भी एक अच्छा न्यूज है कि यूएस ऑन्ड एक कंपनी है जनरल मोटर इंडिया, वो अपनी कंपनी को बेचना चाह रहा था। जो बेचना चाह रहा था वो एक चाइनीज कंपनी थी, ग्रेट वॉल मोटर्स को। बट चूंकि इंडिया ने एफडीआई में थोड़े से रूल को कड़े किए हैं, खासकर अपने नेबरिंग कंट्री के लिए, तो जो भी इंडिया में इन्वेस्ट करेगा नेबरिंग कंट्री, उसको पहले गवर्नमेंट के प्रोसेस के थ्रू पास होना पड़ेगा, जिसके कारण ये डील अभी अटका हुआ है। और खासकर ये चाइनीज कंपनी है जो कि टेक ओवर करने वाली थी उस कंपनी को, इसलिए एफडीआई जो है उतना स्मूथ अभी नहीं काम कर रहा है। इंडिया सरकार, भारतीय सरकार उसे अभी इन्वेस्ट करने के लिए मना कर रही है, इन्वेस्ट करने का परमिशन नहीं दे रही है। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की ओर। ये है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट जॉब के बारे में, जो कि वहां के चीफ मिनिस्टर जी का बोलना है कि मध्य प्रदेश का जो गवर्नमेंट जॉब है वो वहां के लोकल लोगों के लिए ही रखा जाएगा, यानी कि मध्य प्रदेश का रिसोर्स फॉर द लोकल ऑफ मध्य प्रदेश, यानी मध्य प्रदेश का जो रिसोर्स है वो भी मध्य प्रदेश के लोगों के द्वारा ही यूज किया जाएगा। अमित शाह जी को पोस्ट कोविड केयर के लिए एम्स में भर्ती कराया गया। ये एक स्क्राइब है जिनका नाम है कनेजा प्रशांत कनेजा जी को फिर से अरेस्ट कर लिया गया है। इनको ऑलरेडी पहले भी कभी अरेस्ट किया गया था। वहां के सीएम, यूपी के सीएम आदित्यनाथ के बारे में उन्होंने कुछ एलिगेशन लगाए थे उनके ऊपर, जिसके कारण उन्हें पहले भी अरेस्ट किया जा चुका है। ठीक है, और यहाँ पे एक न्यूज देख लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने अप्रूव किया है एलिवेशन ऑफ 6 एडवोकेट एज हाई कोर्ट जज ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट, यानी सुप्रीम कोर्ट ने अप्रूव किया है कि 6 एडवोकेट जो है अब वो हाई कोर्ट के जज बन सकते हैं, दिल्ली हाई कोर्ट के। चलते हैं अपने न्यूज की ओर। तो यही है हमारा न्यूज, इसका हेडिंग ये, नो नीड टू ऑडिट पीएम केयर्स, यानी पीएम केयर्स को ऑडिट करने की कोई जरूरत नहीं है। और ये बोला गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। काफी सारे पीआईएल दायर किए गए थे, अपोजिशन के द्वारा आवाज उठाई गई थी कि पीएम केयर्स को ट्रांसफर कर दिया जाए एनडीआरएफ में, जिसके तहत वो कैग के अंदर भी आ जाए, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के अंदर आ जाएगा, जिसका ऑडिटिंग हो सकेगा। साथ ही साथ लोग आरटीआई फाइल करके उसका डिटेल्स भी जान सकते हैं। तो बट सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पीएम केयर फंड जो एक पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट है, जिसको कि वॉलेंटरली अभी एस्टेब्लिश किया गया है, ये हमेशा परमानेंटली नहीं रहने वाला है। और साथ ही साथ उन्होंने बोला देयर इज नो ओकेजन टू डायरेक्ट द ट्रांसफर ऑफ पीएम केयर फंड्स टू एनडीआरएफ। और उन्होंने साथ ही साथ ये भी बोला है कि एनडीआरएफ फंड में भी डोनर अपना डोनेशन दे सकते हैं, उन्हें किसी ने वहां डोनेट करने से मना नहीं किया है। वो चाहे पीएम केयर्स फंड में डोनेट करें, और या फिर अगर वो चाहे तो एनडीआरएफ फंड में भी डोनेट कर सकते हैं। साथ ही साथ उन्होंने ये भी बोला कि कैग की ऑडिटिंग जरूरत नहीं है पीएम केयर्स फंड में, क्योंकि ये वॉलेंटर ये चैरिटेबल ट्रस्ट है और ये वॉलेंटरली दिया जा रहा है।
साथ ही उन्होंने बोला कि एनडीआरएफ एक ऑलरेडी हमारे पास फंड है, सो हमारे पास कोई दूसरा रीजन नहीं बच रहा है क्यों हम लोग फ्रेश नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान सिर्फ कोविड-19 को टैकल करने के लिए इसको एस्टेब्लिश करें। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी बोला कि डिजास्टर आने से पहले हम लोग उसको प्लान बना सकते हैं, डिजास्टर आने के बाद हम लोग प्लान नहीं बना सकते। तो जो प्लान हमारे पास है हमें उसी के अंदर काम करना होगा। तो ये सब कुछ एक पॉइंट बोले गए हैं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। बस आपके दिमाग में इतना रहना चाहिए कि उन्होंने साफ मना कर दिया है कि पीएम केयर फंड जो है वो हमारे कैग के अंदर नहीं आएगा, उसको कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के अंदर नहीं लाया जाएगा। साथ ही साथ उस पर आरटीआई आप फाइल करके आप उसका डिटेल्स भी नहीं जान सकते। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की ओर। ये न्यूज है आपका हरियाणा और पंजाब से रिलेटेड। यहाँ पे एक इशू बताया गया, सतलज यमुना लिंक कैनाल इशू। ये इशू के ऊपर मैं पहले डिस्कस कर लेता हूँ, फिर न्यूज पे आता हूँ। तो सतलज यमुना लिंक कैनाल जो है आप देख सकते हो यहाँ पे, ये नीचे मैप में आ जाइए, ठीक है। ये चल रहा है यमुना नदी, ये यमुना नदी चल रही है और ये है हमारी सतलज नदी। इस दोनों के बीच में जो ये कैनाल बनाया जा रहा है इसी का नाम है यमुना सतलज लिंक कैनाल। 92 किलोमीटर कैनाल जो है ऑलरेडी कंप्लीटेड हो चुका है और टोटल जो इसका कंस्ट्रक्शन है 214 किलोमीटर का है, जो कि कनेक्ट करेगा सतलज और यमुना रिवर को। यही हमारा सतलज यमुना लिंक कैनाल। और साथ ही साथ ये डिफाइन करेगा वाटर शेयरिंग भी बिटवीन पंजाब और हरियाणा के बीच का जो वाटर शेयरिंग है उसको भी ये डिफाइन करेगा। सबसे बड़ा इशू यहीं पर आ गया क्योंकि पंजाब के सीएम अमरिंदर सिंह जी का बोलना है कि अगर ये सतलज यमुना लिंक कैनाल को कंप्लीट किया जाता है तो ये एक नेशनल डिजास्टर बन सकता है, ये एक नेशनल सिक्योरिटी का मामला हो सकता है, पंजाब के लोग भड़क सकते हैं। ऑलरेडी इनके द्वारा बोला गया कि पाकिस्तानी मिलिटेंट ग्रुप के द्वारा इंडियन पंजाबियों में से किसी को, बहुत सारे लोगों को भड़काया जा रहा है और अगर ऐसा हो जाए तो वाटर डिस्प्यूट क्रिएट हो जाएगा पंजाब और हरियाणा के बीच में। ऐसे वाटर डिस्प्यूट के लिए ऑलरेडी 40 साल पहले इराडी कमीशन द्वारा सजेशन प्रपोज किया गया था, बट इनका कहना है कि इंटरनेशनल नॉर्म भी बोलती है कि 25 साल के बाद उसको रिव्यू किया जाए, बट यहाँ तो 40 साल हो गया है। सो इस कैनाल को कंस्ट्रक्ट करने से पहले एक ट्रिब्यूनल का गठन किया जाए जो कि वाटर डिस्प्यूट को देखेगा पंजाब और हरियाणा के बीच। उसके बाद ही ये सतलज यमुना लिंक कैनाल को प्रोग्रेस किया जाए, वरना ये एक काफी डिफरेंट इशू हो जाएगा। ये इशू हो जाएगा एक नेशनल प्रॉब्लम का इशू। आपको मैंने एक जिस्ट दे दिया कि क्या था इस न्यूज में, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज की ओर चलते हैं। नहीं, जब न्यूज पे आ गया थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। ये है हमारा पंजाब, ये है हरियाणा। अब ये हमारा देखते हैं रिवर मैप में। ये आप देख पा रहे हो यहाँ पे सतलज रिवर है, ठीक है, और ये हमारा यमुना रिवर है। यहीं पर ये कैनाल बनाने की बात की जा रही है जो कि 214 किलोमीटर लंबी कैनाल होने वाली है, जिसमें से ऑलरेडी 92 किलोमीटर बनाया जा चुका है। सॉरी, हाँ, 92 किलोमीटर ऑलरेडी ये कंप्लीट हो चुका है। और इसी कैनाल से मेरा डिफाइन होगा पंजाब और हरियाणा के बीच में वाटर कितना बटेगा, कितना पानी किसके पास जाएगा और कितना पानी किसके पास जाएगा, ये हमारा इस कैनाल को बनने के बाद ही पूरा होगा। तो कैप्टन अमरिंदर सिंह जी के द्वारा बोला गया कि पहले एक ट्रिब्यूनल गठित किया जाए और वाटर डिस्प्यूट को सॉल्व किया जाए। चलिए, ये एक अच्छा न्यूज है कि एक फीमेल और 2 मेल, सॉरी यहाँ पे मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया है कि कौन कहाँ से लाया गया है, नहीं कितने मेल और कितने फीमेल्स को लाया गया है। बट न्यूज ये है हमारा कि अफ्रीकन चीता को इंडिया में लाया गया और उन्हें रखा गया है सेंचुरी ओल्ड मैसूर जू में। ये भारत का ऐसा दूसरा जू बन गया जहां पे अफ्रीकन चीता को रखा जा रहा है। हाँ, यहाँ पे 1 मेल है, 1 मेल चीता और 2 फीमेल चीता है। ये याद रखिएगा, कितने मेल कितने फीमेल चीता को लाया गया, 1 मेल चीता और 2 फीमेल चीता। इसे केम्पेगौड़ा नेशनल एयरपोर्ट पे लाया गया। कहां से लाया गया? अफ्रीका से लाया गया। ये अफ्रीकन चीता है और ये इंडिया में ऐसा दूसरा मैसूर जू बनने वाला है जहां पे अफ्रीकन चीता को रखा जाएगा, ठीक। और हाँ, आने के साथ साथ उन्हें 30 दिन का क्वारंटीन भी किया गया है, क्योंकि अभी पता है आपको कोरोना से पूरे वर्ल्ड का हालत खराब है। इंसानों को 14 दिन रखा जाता है, जानवरों को 30 दिन के लिए क्वारंटीन किया गया है। ये पीएम केयर के ऊपर जब आरटीआई फाइल किया गया था तो बोला गया था कि पीएम केयर कोई पब्लिक फंड नहीं है, सो ये आरटीआई के अंदर नहीं आएगा। बट एक फैक्ट रिलीज हुआ है पीएम केयर के अंदर, फैक्ट रिलीज हुआ जिसको बोलते हैं फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। उसमें यह डिटेल दिया गया है कि 5 दिन के अंदर पीएम केयर में 3076 करोड़ रुपए जमा किए गए। हाँ, हालांकि बाद में उसके बाद का कोई डिटेल्स उसमें मौजूद नहीं है, बट अभी फैक्ट में इतना ही डिटेल्स मौजूद है कि 5 दिन के अंदर पीएम केयर्स में 3076 करोड़ रुपया
जमा किया गया है। और ऐसे भी सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया है कि कैग के अंदर आएगा नहीं, सो आरटीआई आप फाइल करके इसका डिटेल्स जान नहीं सकते हो। बट सीनियर ऑफिसर के द्वारा ऐसा बताया गया था कि जब भी रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ फंड जमा हो जाएगा तो फिर उसका पूरा डिटेल्स बता दिया जाएगा। तो अभी आधा डिटेल्स तो बताया गया है कि फैक्ट में कि इनिशियल 5 दिन के अंदर ही 3076 करोड़ रुपया आ चुका था, जिसमें से 1000 करोड़ आया हुआ था पब्लिक सेक्टर ऑयल एंड गैस कंपनी से, 500 करोड़ आया था डिफेंस मिनिस्ट्री और आर्म फोर्स की तरफ से, और 500 करोड़ आया था हमारे टाटा ग्रुप और रिलायंस इंडस्ट्री के तरफ से। ये डिटेल्स भी आपके फैक्ट सेक्शन में मौजूद है। सत्यपाल मलिक जी को मेघालय का नया गवर्नर नियुक्त किया गया है। हालांकि इन्हें अभी अपॉइंटमेंट डेट नहीं दी गई है, बट इन्हें वो भी जल्द दे दी जाएगी। अब ये सत्यपाल मलिक जी ये काफी फेमस हैं, इनका नाम आपको याद रखना होगा। ये उस टाइम जम्मू कश्मीर के गवर्नर थे जब वहां का स्पेशल स्टेटस छीना गया, जब वहां का आर्टिकल 370 वहां से रिवोक किया गया। वो उस टाइम जम्मू कश्मीर के गवर्नर थे। उसके बाद उन्हें गवर्नर बनाया गया गोवा का, और अब उन्हें ट्रांसफर किया जा रहा है मेघालय में। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। ठीक, और अगर इन्हें गोवा से मेघालय भेजा जा रहा है तो गोवा को जो एडिशनल चार्ज देखा जाएगा वो देखा जाएगा महाराष्ट्र के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी जी के द्वारा। ये एडिशनल चार्ज देखेंगे, महाराष्ट्र एज वेल एज गोवा दोनों का एडिशनल चार्ज ये संभालेंगे। ये याद रखिएगा, सत्यपाल मलिक जी जब स्पेशल स्टेटस दिया गया था, जम्मू कश्मीर का स्पेशल स्टेटस छीना गया था, तो उस टाइम वहां के गवर्नर कौन थे? सत्यपाल मलिक जी थे। अब जब मेघालय न्यूज में आ गया तो मेघालय को थोड़ा देख लेते हैं। ये है हमारा मेघालय, राजधानी है शिलोंग, लैंड बाउंड्री शेयर करती है असम के साथ, और दूसरा बांग्लादेश के साथ ये शेयर करती है अपना इंटरनेशनल बाउंड्री। यहाँ की मेन फोक डांस है सार नोंगक्रम, डेरोगट्टा डांस, दो डरुसुआ, लाहो, वंगाला, लाहो, ये वहां की फोक डांस है। और मेघालय को फॉर्म किया था असम के 2 डिस्ट्रिक्ट को काट के। वो कौन कौन सा था? यूनाइटेड खासी हिल्स, जैंतिया हिल्स एंड गारो हिल्स। 21 जनवरी 1972 में असम को ही कार्व करके मेघालय को फॉर्म किया गया था, और फुल स्टेट बनने से पहले इसे ऑटोनोमस स्टेट बनाया गया था 1970 में। यहाँ के गवर्नर अभी हैं तथगाता रॉय, और चीफ मिनिस्टर है कॉनराड संगमा। हालांकि इनको रिप्लेस करके सत्यपाल मलिक जी को यहाँ का गवर्नर बनाया गया है, बट उनका डेट ऑफ अपॉइंटमेंट अभी तक नहीं आया है। चलिए ये चलते हैं मॉरिशस ऑयल स्पिल। आपको पता है मॉरिशस सरकार के द्वारा एनवायरमेंटल इमरजेंसी घोषित कर दी गई है। क्यों कर दी गई है? क्योंकि ऑयल स्पिल हो गया था वहां। किसके द्वारा हुआ था? जैपनीज एक शिप के द्वारा। उसको टैकल करने के लिए भारत सरकार के द्वारा वहां हेल्प भेजा गया सागर स्कीम की तहत। सागर स्कीम की तहत कि इंडियन ओशियन रीजन में आने वाले किसी भी आइलैंड कंट्री या किसी भी कंट्री को अगर कुछ प्रॉब्लम होगा तो भारत सरकार उसे अपना मदद भेजेगी। तो उसके तहत मॉरिशस को हेल्प भेजा गया भारत सरकार के द्वारा, और उस हेल्प में भेजा गया है आपका ध्रुव एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर एंड चेतक हेलीकॉप्टर। ये 2 भेजा गया है इंडिया के द्वारा मॉरिशस को रेस्क्यू मिशन करने के लिए, कि ऑयल स्पिल जो हुआ है उसको क्लियर करने के लिए। क्योंकि वहां के ठीक बगल में बहुत ही पास में एक वेटलैंड है जो कि एक इंटरनेशनल हेरिटेज का वो एक साइट बना हुआ है। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की ओर। अशोक लवासा क्विट्स ईसी सेट टू ज्वाइन एडीबी, यानी कि अशोक लवासा ने इलेक्शन कमिश्नर का पोस्ट छोड़ा और अब वो एडीबी ज्वाइन करने वाले हैं। और उम्मीद लगाई जा रही थी कि अशोक लवासा 2021 में चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनने वाले हैं। ये 1980 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं, बट इन्होंने 2021 का वेट ना करके उन्होंने इलेक्शन कमिश्नर पोस्ट से रिजाइन दे दिया और उन्होंने जाके ज्वाइन कर लिया है एडीबी। वाइस प्रेसिडेंट का पोस्ट उन्हें एडीबी में मिला है। तो ये न्यूज आपका काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है कि इंडिया के किस पर्सनालिटी को एडीबी में वाइस प्रेसिडेंट का पोस्ट मिला है, तो वो है अशोक लवासा जी को। तो एशियन डेवलपमेंट को पहले किसके द्वारा स्टैब्लिश किया गया? इसका सबसे पहला प्रपोजल आया था जापान के द्वारा कि इसको स्टैब्लिश करना है, और इसको स्टैब्लिश किया गया 19 दिसंबर 1966 में, जिसका हेडक्वार्टर है मनीला फिलीपींस में। इसके टोटल अगर फील्ड ऑफिस देखें तो 31 फील्ड ऑफिस है। और इनके 5 सबसे बोरिंग कंट्री कौन कौन है? सबसे पहली है चाइना, उसके बाद इंडिया, उसके बाद पाकिस्तान। ये 3 सबसे बोरोइंग कंट्री है एडीबी से। तो आपको याद रखना होगा, ये न्यूज काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है कि इंडिया के एक पर्सन जो कि इलेक्शन कमिश्नर थे उन्हें वाइस प्रेसिडेंट बनाया जा रहा है एडीबी का। ये न्यूज क्रिकेट या आईपीएल लवर्स के लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो सकता है कि वीवो ने इस बार डील अपनी तोड़ दी थी हमारे बीसीसीआई के साथ, यानी आईपीएल के साथ। सॉरी, बीसीसीआई के साथ नहीं, वो डील होती है आईपीएल के साथ।
तो आईपीएल का जो टाइटल स्पॉन्सर था उन्होंने वो छोड़ दिया था और इस बार का बिडिंग जीता है ड्रीम 11 ने। और ये बिडिंग का कितने करोड़ का है? 222 करोड़ का। इसके साथ साथ अनअकैडमी और बायजूस ने भी बिड की थी, बट अनअकैडमी का बिडिंग था 170 करोड़ का, बायजूस का था 201 करोड़ का। सो ड्रीम 11 ने इस दोनों को पछाड़ के ये बिड अपने हाथ में ले लिया। तो इसके इतिहास में जाकर थोड़ा सा जानते हैं कि सबसे पहला डील जो था 2008 से 2012 के बीच का डीएलएफ के अंदर था, जो कि 40 करोड़ पर ईयर था। उसके बाद ये पेप्सी के अंदर आया 79.2 करोड़ पर ईयर। उसके बाद फिर वीवो ने इसे लिया था 100 करोड़ पर ईयर। फिर वीवो ने ही इसे रिन्यू किया था 2018-19 में 440 करोड़ पर ईयर। और इस बार ड्रीम 11 ने इसे लिया 222 करोड़ पर ईयर के एनुअल बीडी पे। चलिए, ये मैंने एयर बबल अरेंजमेंट आपको थोड़ी दिन पहले ही समझाया था कि एयर बबल अरेंजमेंट क्या है। ये कोविड-19 में इंटरनेशनल फ्लाइट बंद है, तो दो कंट्री आपस में ही एक बायलैटरल एग्रीमेंट साइन करती है, जिसको बोला जाता है एयर बबल एग्रीमेंट, जिसके तहत कुछ एक रेस्ट्रिक्शन के बावजूद भी वो इंटरनेशनल फ्लाइट एक कंट्री से दूसरे कंट्री भेज सकते हैं। उन्हें ही बोला जाता है एयर बबल एग्रीमेंट। तो सिविल एविएशन मिनिस्ट्री हरदीप सिंह पुरी जी के द्वारा बोला गया कि 13 कंट्रियों के साथ वो बातचीत कर रहे हैं, नेगोशिएट कर रहे हैं कि एयर बबल अरेंजमेंट को स्टार्ट किया जाए। अभी इंडिया का ऑलरेडी एयर बबल अरेंजमेंट है यूएस, यूके, फ्रांस, जर्मनी, यूएई, कतर एंड मालदीव्स के साथ ऑलरेडी हमारा एयर बबल अरेंजमेंट है। और बाकी उन्होंने बात करना स्टार्ट किया है ऑस्ट्रेलिया, जापान, रसिया, साउथ कोरिया, ऐसे 13 और कंट्री के साथ, जो कि एयर बबल अरेंजमेंट स्टार्ट किया जा सके। इंडियन रेलवे के द्वारा ड्रोन बेस्ड सर्विलेंस सिस्टम को खरीदा जा रहा है। ऑलरेडी आरपीएफ ने प्रोक्योर कर लिया है 9 ड्रोन को, 9 ड्रोन को ऑलरेडी प्रोक्योर कर लिया गया है आईआरएफ के द्वारा, रेलवे पुलिस फोर्स के द्वारा, जिसका कॉस्ट आया था अराउंड 32 लाख। इसको ऑलरेडी प्रोक्योर कर लिया गया और उम्मीद है कि आरपीएफ के द्वारा बोला जा रहा है कि और ज्यादा ड्रोन्स उन्हें चाहिए सर्विलेंस के लिए। और वो सर्विलेंस किस लिए करना चाहते हैं? वो सर्विलेंस जो करेंगे वो ड्रोन के द्वारा, वो ड्रोन कैपेबल होगा आपका रियल टाइम ट्रैकिंग में, वीडियो स्ट्रीमिंग में, इन सब में वो आपका हेल्प करेगा, इंडियन रेलवे का हेल्प करेगा। साथ ही साथ वो डिजास्टर साइट्स पे रेस्क्यू करने में भी हेल्प करेगा, रिकवरी करने में हेल्प करेगा, रिस्टोरेशन, कोऑर्डिनेटिंग द एफर्ट ऑफ वेरियस एजेंसी, इन सब चीजों में उम्मीद है कि इस ड्रोन की हेल्प ली जा सकेगी इंडियन रेलवे के द्वारा। इंडियन रेलवे ने साथ ही हाल ही में 2 निंजा यूएवी को भी प्रोक्योर किया था फॉर बेटर सिक्योरिटी एंड सर्वेलेंस। सिक्योरिटी एंड सर्विलेंस को बढ़ाने के लिए इंडियन रेलवे के द्वारा हाल में ही में 2 निंजा यूएवी को भी प्रोक्योर किया गया था, जिसका मेन काम था स्टेशन प्रेमिस को सिक्योर करना, उसको सर्विलेंस प्रोवाइड करना, रेलवे ट्रैक का सेक्शन का सर्विलेंस, यार्ड का सर्विलेंस, वर्कशॉप का सर्विलेंस, इन सबके सर्विलेंस के लिए। ये एक अच्छा न्यूज है। अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑन इनोवेशन अचीवमेंट, इसका रैंक जारी, इसका अंदर का रैंक जारी किया गया, जो कि आईआईटी मद्रास इस बार फिर से टॉप इनोवेटिव एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बनकर आया। और ये अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन इनोवेशन अचीवमेंट इस बार जो रिलीज किया गया वो वाइस प्रेसिडेंट जी के द्वारा रिलीज किया गया। और ये इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, जिसका अब नाम चेंज करके एजुकेशनल मिनिस्ट्री कर दिया गया है, उसके द्वारा इसे बनाया गया था इस रैंकिंग को, और इसे इस बार रिलीज किया गया वाइस प्रेसिडेंट के द्वारा। इसमें टॉप किया गया है आईआईटी मद्रास के द्वारा, आईआईटी मद्रास के द्वारा इसे टॉप किया गया है। सो ये न्यूज आप इंपॉर्टेंट हो सकता है, इसे आपको याद रखना चाहिए कि अटल रैंकिंग में इस बार कौन सा इंस्टीट्यूट टॉप किया है, तो वो है आपका आईआईटी मद्रास। और लॉन्च इसे रिलीज किसके द्वारा किया गया है? वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू जी के द्वारा। नेवल कमांडर कॉन्फ्रेंस 2020 स्टार्ट हो रहा है कल से, और ये स्टार्ट किया जाएगा डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी के द्वारा। यही एड्रेस करेंगे ओपनिंग डे ऑफ द कॉन्फ्रेंस में नेवल कमांडर्स को। तो ये न्यूज थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो सकता है, इसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट डिफेंस की तैयारी करने वाले स्टूडेंट के लिए ये न्यूज काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है कि नेवल कमांडर कॉन्फ्रेंस इस बार कब से स्टार्ट हो रहा है, और इसमें पहली बार एड्रेस कौन करने वाले हैं, ये सब न्यूज थोड़ा बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। दूसरा न्यूज चलते हैं। गवर्नमेंट लॉन्चेस स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर चैलेंज इनोवेट सॉल्यूशन फॉर आत्मनिर्भर भारत। आत्मनिर्भर भारत के तहत आईटी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद जी के द्वारा स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर चैलेंज को स्टार्ट किया गया, जिसका मेन पूरा थीम है इनोवेट सॉल्यूशन फॉर आत्मनिर्भर भारत।
इसके तहत आईआईटी मद्रास ने ऑलरेडी 2 माइक्रो प्रोसेसर बना लिया। एक का नाम है शक्ति, दूसरा का नाम है वेगा। शक्ति 32 बीट का है और वेगा है जो 64 बीट का है। जो साइंस के स्टूडेंट है, जो थोड़ा सा कंप्यूटर को जानते हैं, वो ये बीट समझते होंगे, और जो इंजीनियरिंग स्टूडेंट है उनको अच्छे से पता होगा कि माइक्रो प्रोसेसर क्या है। सबसे बड़ी बात है कि इसका जो प्राइज मनी है वो काफी ज्यादा है। 100 सेमीफाइनलिस्ट को दिया जाएगा 1 करोड़ रुपीज, 25 फाइनलिस्ट को भी 1 करोड़ रुपीज दिया जाएगा, और जो टॉप 10 टीम होगी उसको 2 करोड़ 30 लाख रुपए का फंड दिया जाएगा और 12 मंथ का इंक्यूबेशन सपोर्ट भी दिया जाएगा। सोच सकते हो कितना बड़ा आपका ये अमाउंट हो सकता है आपको आगे बढ़ाने में। जो लोग माइक्रो प्रोसेसर को डेवलप कर सकते हैं, आत्मनिर्भर भारत में अपना कंट्रीब्यूशन प्रदान कर सकते हैं, वो लोग जाके रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं माई गवर्नमेंट पोर्टल को। इसका फाइनल रिजल्ट आएगा आपका जून 2021 में, जो कि अभी 10 मंथ बाकी है। अभी ये 10 मंथ तक ये चैलेंज चलने वाला है। डीआरडीओ के द्वारा डेवलप किया गया यूवी डिसइंफेक्शन, इसका नाम है यूवी ब्लास्टर, जिसका मेन काम है कोरोना वायरस प्रोन एरिया को पूरा सैनिटाइज करना। ऐसे अभी पर डे आपको न्यूज आ ही रहे हैं कि आज इसके द्वारा ये डेवलप किया गया, कभी उसके द्वारा वो डेवलप किया गया। ये एग्जाम में आपको ये नाम नहीं पूछने वाला है, बट चूंकि ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ डीआरडीओ के द्वारा ये डेवलप किया गया है, जिसका नाम है यूवी ब्लास्टर। सो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में आप इसे देखें तो। इसका मेन काम क्या है? इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट को सैनिटाइज करना, जिसमें आप सैनिटाइजर मार के उसको सैनिटाइज नहीं कर सकते। कंप्यूटर या फिर अदर गैजेट, जो भी गैजेट है लेबोरेटरीज में, ऑफिस में, जिसको आप किसी भी केमिकल से सैनिटाइज नहीं कर सकते, उसको आप इस यूवी ब्लास्टर से सैनिटाइज कर सकते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की और ज्यादा रेलिवेंट नहीं है इसका कोई इंफॉर्मेशन हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। गणेश विलास लिंगारे को अवार्ड दिया गया स्टार 2020 बाय वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन के द्वारा। ये सोलापुर बेस्ड एक सोशल एक्टिविस्ट हैं गणेश विलास लिंगारे, जिसको अवार्ड दिया गया स्टार 2020 सर्टिफिकेट वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन के द्वारा। क्यों दिया गया? उनके आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टुवर्ड ह्यूमैनिटी एंड यूनिवर्सल पीस ड्यूरिंग कोविड-19 के द्वारा उन्होंने 21 स्कीम को लॉन्च किया था, जिसमें उनका सबसे इंपॉर्टेंट स्कीम था कोविड पेशेंट कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, जो कि सोलापुर डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज के साथ मिलकर उन्होंने इंप्लीमेंट किया था। साथ ही साथ उन्होंने कई सारे स्कीम को लॉन्च करने के साथ साथ उन्होंने मास्क और वाटर बोतल भी प्रोवाइड किए थे माइग्रेंट लेबरर्स को, जो कि घर पैदल ही अपने घर की ओर निकल गए थे लॉकडाउन के बाद। साथ ही साथ उन्होंने फ्री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ग्रोसरी एंड वेजिटेबल भी गरीबों के लिए किया था। इन सबको ही देखते हुए उन्हें स्टार 2020 का सर्टिफिकेट दिया गया वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के द्वारा। सो आई होप कि आपको हमारा लेक्चर पसंद आ रहा हो, और अगर पसंद आ रहा है तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। काफी मेहनत लग रहा है इसे बनाने में, तो आपका अगर सपोर्ट मिलता रहेगा तो मुझे ज्यादा मोटिवेशन मिलता रहेगा कि मैं और ज्यादा मेहनत इसमें करूं। सो मिलते हैं कल फिर से अब नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक बाय बाय, जय हिंद।